उन्होंने जॉइन नहीं किया है। लेट इट बी। तो आज जो है हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने वाले हैं एंड सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें वगैरह। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आई थिंक समवन किसी की इमरजेंसी वगैरह भी है करके इस तरह का पर्सनल मैसेज वगैरह भी मुझे आया है। नो प्रॉब्लम। सो देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें वगैरह रिगार्डिंग द बैच, रिगार्डिंग द स्टडीज़ वगैरह मैं आपको कन्वे करना चाहूँगा एंड उसके बाद फिर हम आज का जो सब्जेक्ट वगैरह है विच इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि जहाँ तक सिलेबस वगैरह की बात है, तो देखिए, सबसे पहली बात, सिलेबस जो है एलएलबी का, जैसा कि आप सभी लोगों ने सिलेबस वगैरह जो है थोड़ा बहुत देखा होगा। तो एलएलबी का सिलेबस जो है थोड़ा-सा वास्ट, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वगैरह को कवर करने में मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आता है। अब इसका रीज़न ये है सिलेबस वास्ट, यानी सिलेबस तो ऑब्वियसली वास्ट होता ही है, नो डाउट। बोलने का मेरा मतलब ये है, ये जो सिलेबस होता है, इसमें का बहुत सारा पार्ट एग्ज़ाम में यानी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होता, एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होता। तो बोलने का मेरा मतलब ये है, जो मेरे क्लासेस वगैरह में, क्लास वगैरह में और स्पेशली यानी नोट्स वगैरह जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो ये मैं कौन-कौन से टॉपिक्स वगैरह कवर करूँगा, सिलेबस क्या मैं पूरा कवर करूँगा या नहीं करूँगा? तो देखिए, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको क्लेरिफ़ाई करना चाहूँगा कि ऐसे सिलेबस के ऐसे टॉपिक्स या सब टॉपिक्स जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, दोज़ टॉपिक्स आई एम नॉट गोइंग टू कवर हियर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। यानी एग्ज़ाम, बोलने का मतलब ये है कि एक मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है कंपल्सरी वगैरह होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जिसको आप जो है ऑप्शंस वगैरह में ईज़िली छोड़ सकते हैं और ऑप्शन वगैरह में छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली कुछ आपका प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। तो इस तरह से मैं जो सिलेबस, जितना भी सिलेबस का पार्ट वगैरह कवर करूँगा, उसी सिलेबस में से आपका पूरा ये जो कंपल्सरी क्वेश्चन वगैरह होंगे, उसी में से आएँगे। और ये मैं इतना दावे के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मैं इसको एनालिटिकल मेथड बोलता हूँ। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं एनालिटिकल मेथड। बोलने का मतलब ये है कि मेरा ये सेल्फ क्रिएटेड एनालिटिकल मेथड वगैरह है और ये एनालिटिकल मेथड को मैं क्या करता हूँ, कोई भी सिलेबस वगैरह जब होता है, उस पर मैं अप्लाई करता हूँ और इस पर ये एनालिटिकल मेथड सिलेबस पर अप्लाई करने के बाद जो पार्ट्स या जो टॉपिक्स फाइनल होते हैं, ये टॉपिक्स वगैरह मैं आपको टीच करता हूँ और इन्हीं टॉपिक्स वगैरह में से पूरे के पूरे ये कंपल्सरी क्वेश्चंस पूरा यानी 100% यानी आपका जो 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो ये पूरे के पूरे 70 मार्क्स के क्वेश्चंस वगैरह इसी सिलेबस से, जो मेरा एनालिटिकल मेथड अप्लाई करने के बाद जो टॉपिक्स वगैरह यानी सिलेबस का वो पार्ट जो फाइनल होता है, उसी में से आते हैं। इवन मैं भी जब स्टूडेंट था, तो तब भी मैं इसी तरह किया करता था। तो इवेंचुअली प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी नहीं है और उल्टा आपकी जो लेंदी सिलेबस वगैरह, ये जो लेंदी स्टडीज़ वगैरह होती हैं, वो आसान हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ द मेथड एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग कि मान लीजिए, दिस इज़ रिगार्डिंग जॉइनिंग द क्लासेस, कि अगर कभी आपने जो है यहाँ पर क्लास वगैरह जो है लेट जॉइन की है, विच इज़ पॉसिबल, ह्यूमन मिस्टेक्स वगैरह जो भी है। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए, अगर आप थोड़ा-सा लेट होता है आपको जॉइन वगैरह करने के लिए, तो आपकी रिक्वेस्ट हो सकता है कि मुझे फ़ौरन ना मिले, यानी यहाँ पर तो आ जाएगी बट मुझे दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मैं तो ये नोट्स वाली इस वाली स्क्रीन पर होता हूँ और आपकी रिक्वेस्ट आई होती है गूगल मीट पर। सो बोलने का मेरा मतलब ये है
कि अगर ऐसा होता है कभी कि आपने बहुत देर हो गई है रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करके एंड यहाँ पर मैं एक्सेप्ट वगैरह नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर मुझे एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसकी वजह से मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होगा और मैं फिर आपकी रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट करके आपको इस क्लास में जॉइन करूँगा। सो जस्ट एक छोटी-सी बात। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि इस तरह सिलेबस का जो बिल्कुल ऐसा पार्ट जो बिल्कुल एक एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, वही मैं आपको कवर करता हूँ और इवेंचुअली इसी में से जो है ये एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। इवन मैं भी जब एलएलएम में था और एलएलएम से पहले जब मैं एलएलबी में था, तो यही एनालिटिकल मेथड शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। इसके बेसिस पे जो भी सिलेबस वगैरह फाइनल होता था, वही मैं स्टडी करके जाता था और पूरे का पूरा 100% जो यानी हमारे टाइम पर उस वक़्त 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हुआ करता था। तो पूरे का पूरा 80 मार्क्स वग़ैरह जो है इसी एनालिटिकल मेथड के बेसिस पे जो सिलेबस वग़ैरह फाइनल होता था, उसी में से आता था। हार्डली कभी पूरे 3 सालों में से जो है कभी हार्डली वो भी इक्का-दुक्का जिसको बोलेंगे, कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी क्वेश्चन पेपर में का कोई एक क्वेश्चन वगैरह कंपल्सरी क्वेश्चन ये मेरे एनालिटिकल मेथड से बाहर आया होगा, अदरवाइज पूरे का पूरा 100% ये क्वेश्चंस वगैरह उसी में से आते थे। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग मैं आपको नोट्स वगैरह के बारे में बताना चाहूँगा। तो देखिए, नोट्स वगैरह में मेरे किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सिस्टमैटिकली अरेंज्ड बिल्कुल एक फॉर्मेटेड वगैरह इस तरह के नोट्स होते हैं। जो भी सॉरी फॉर दैट। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बोल्ड में होती हैं ताकि यानी नोट्स वगैरह देखने के बाद भी जो है नींद नहीं आनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ मैंने खुद एलएलबी का स्टूडेंट मैं रह चुका हूँ, एलएलएम मैंने किया है। तो ऐसी सिचुएशन में स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह के साथ-साथ जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्किंग होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह के पास एक तो टाइम बहुत कम होता है और बहुत बार स्पेशली एग्ज़ाम वगैरह के टाइम पे टायर्ड वगैरह जो है फ़ील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बोलने का मतलब ये है कि इतने बड़े बिल्कुल लेंदी नोट्स वगैरह बिल्कुल एक पैराग्राफ की शक्ल में अगर देखेंगे, तो फिर पढ़ाई तो होगी नहीं और नींद वगैरह जो है बहुत अच्छी आएगी। तो इस वजह से बिल्कुल एक फ़ॉर्मेटेड नोट्स वगैरह आप जिस तरह देख सकते हैं और वो भी केस लॉ वगैरह के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 केस लॉज़ वगैरह मैंने दिया है, व्हिच आर वेरी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम्पल्स वगैरह के साथ। तो एक बिल्कुल फ़ॉर्मेट जो होता है नोट्स का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप एक्चुअल जो पूछा गया है आपको, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स वगैरह के फॉर्मेट में विथ केस लॉज़, विथ एग्ज़ाम्पल्स और इस तरह पूरा आपको आंसर वगैरह मिलेगा एंड ये मैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको गो थ्रू करूँगा कि आंसर का फॉर्मेट वगैरह किस तरह होता है। फिर इसके बाद इसी आंसर्स वगैरह से रिलेटेड जो है कुछ दूसरे भी सब टॉपिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स अगेन ओवरऑल एग्जाम्पल्स वगैरह, फिर उसके बाद अगेन ऐसे कुछ सब टॉपिक्स वगैरह जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको मिलेंगे एंड लास्टली कंक्लूजन। तो एग्जामिनर्स वगैरह ये इस तरह का यानी पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन वगैरह तक का पूरा आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस तरह का पूरा ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी आंसर जो मैं आपको टीच करूँगा वो इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, मेरे नोट्स में। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक पॉइंटर्स वगैरह क्या बोलेंगे इसको बुलेट्स वगैरह यूज़ करते हुए और पैराग्राफ्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन करते हुए। तो ये पूरे टॉपिक्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स वगैरह भी जो होते हैं, जैसा कि यहाँ पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये वो इटैलिक वगैरह में जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया मेन आंसर जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ये हो गया मेन आंसर जो एग्ज़ाम में लिखना है प्लस जो लेंथ का जो है बहुत बड़ा इश्यू होता है बहुत सारे नोट्स में कि आपके एग्ज़ाम का जो लेंथ यानी पेपर का एग्ज़ाम पेपर का जितना लेंथ होता है, उसके हिसाब से सूटेबल आंसर लेंथ
वगैरह आपको मिलना चाहिए, तो उसी तरह का लेंथ वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी इसी लेंथ के अकॉर्डिंग आंसर्स वगैरह यहाँ पर आपको मिलेंगे। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक आंसर के बाद आपको जो है शॉर्ट नोट्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये शॉर्ट नोट्स वगैरह का पर्पस क्या है? क्योंकि देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये एलएलबी वगैरह का सिलेबस जो है वो ये होता है लेंदी, और ऐसे लेंदी सिलेबस वगैरह ये स्टूडेंट्स वगैरह तो बहुत सारे कवर नहीं कर पाते। प्लस वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह जितने भी होते हैं, वो उनको सब वर्क लाइफ, जॉब वगैरह एंड स्टडीज़ वगैरह जो है पूरा मैनेज करना, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इतने बड़े-बड़े आंसर्स वगैरह जब वो स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए लेकर बैठेंगे, कि इतने बड़े-बड़े आंसर्स वगैरह जो मैंने आपको दिखाए, तो बहुत बार ये होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता या फिर ठीक से अंडरस्टैंड वगैरह नहीं होता, इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ्स वगैरह। तो मैं जो है शॉर्ट नोट्स वगैरह मेरा प्रोवाइड करने का रीज़न ये है, पर्पज़ ये है, यानी शॉर्ट नोट्स वगैरह फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी टॉपिक, यानी ऊपर ये टॉपिक हुआ, इसी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको हर एक टॉपिक के साथ यहाँ पर मिलेंगे। वही टाइटल, सेम टाइटल। अब ये शॉर्ट नोट्स वगैरह बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, जो वही आंसर जो आपको ऊपर आपने स्टडी किया, उसी के शॉर्ट नोट्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी इस आंसर, यानी जो आंसर, मेन आंसर पढ़ने से पहले आप ये शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको जो है थोड़ा-सा क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, चलो यार कुछ समझ में आ रहा है। तो इस तरह सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि इस ये टॉपिक पर्टिकुलरली है किसके बारे में। तो इस तरह आपको एक बेस वगैरह जब मिल गया, तब आप वापस जो है ये मेन आंसर की तरफ जाएँगे और मेन आंसर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह आपको स्टडीज़ वगैरह करने में आसानी होगी। तो इस तरह का पूरा ये मेरा सिस्टम होता है, और मैंने तो यानी ये बोलिए कि ये मेरा शॉर्ट नोट्स वगैरह का जो है मेरा खुद का बनाया हुआ कांसेप्ट है। मैंने तो आज तक किसी नोट्स में वगैरह इस तरह का कांसेप्ट वगैरह नहीं देखा कि जहाँ पर शॉर्ट नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये बस जिस तरह मैंने मेरे प्रोमो वीडियो वगैरह में भी बोला है, मैंने प्रोमो वीडियो भी जो बनाया है वो बिल्कुल एक्ज़ैगरेशन ना करते हुए, जो चीज़ें मैं ऑफ़र कर रहा हूँ वही चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूँ, इस तरह का प्रोमो वीडियो वगैरह भी मैंने बनाया है। तो वहाँ पर जो मैंने बोला है स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स, एकदम बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वगैरह बोल्ड में या इटैलिक वगैरह में प्रोवाइड करके शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना, ताकि एक स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट वगैरह स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट हो जाए, और स्टूडेंट्स वगैरह को एक स्टडीज़ वगैरह जो है बर्डन ना फ़ील हो। तो इस तरह के मेरे नोट्स वगैरह होते हैं। So with these few things, I would like to start with today's first topic. तो आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपने इनिशियली भी देखा होगा, दैट इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ 1, और सेकंड आपको पढ़ने मिलेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। सॉरी फॉर दैट। और इसी तरह जो भी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मुझे एक आपको एक्सप्लेन करना है, तो ए ने जो है किया ऑफ़र और बी ने जो है किया एक्सेप्टेंस। इस तरह ड्रॉ करके जो है मैं जहाँ भी पॉसिबल हो सके आपको, ताकि पूरा क्लियर हो जाए, इस तरह की मैं पूरा एक डेडिकेशन के साथ कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो विद दिस फ्यू थिंग्स लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टाइटल। इस टाइटल में, यानी इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे, उसके क्या-क्या एसेंशियल्स वगैरह हैं। क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले, और सबसे पहले तो शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1। अब ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो है पढ़ने की ज़रूरत क्या है, स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बस ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये आपको अगर क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में जो है थोड़ा-सा मज़ा आएगा। उसके साथ अगर आपका लॉजिक वगैरह जो है मिल जाएगा तो। क्योंकि देखिए, इसका पर्पज़ ये है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है जितना सिंपल हम समझते हैं, उसके निटी-ग्रिटीज़ वगैरह उतने सिंपल नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इसमें बहुत डिटेल्स वगैरह होते हैं। अब मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। अब ए ने जो है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफ़र वगैरह दे दिया
कि मैं आपको सो एंड सो गुड्स वगैरह जो है क्रेडिट पर देता हूँ। अब ऐसी सिचुएशन में बी क्या करेगा, क्रेडिट पर मिलने के बाद पैसा वगैरह इसका कब देगा, बाद में देगा। इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। यानी ये गुड्स वगैरह एक पर्सन ए जो क्या है शॉपकीपर है, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, और ये क्या है एक कस्टमर उसका। तो अब ये कस्टमर बी, इसका काम क्या है, क्रेडिट पर यानी आफ्टर सम पीरियड ये अमाउंट वगैरह जो है इसको दे देना। अब मान लीजिए कल को जो है ये पर्सन बी ये अमाउंट दे ही नहीं रहा है, तो अब ए के पास जो है रास्ता क्या बचता है, यानी बहुत सारा उसने कोशिश कर लिया एटसेट्रा एटसेट्रा, उतना सब कोशिश करने के बाद भी अगर ये पर्सन बी अमाउंट दे ही नहीं रहा है, तो ये ए क्या करेगा, ये जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में जो है ये क्लेम करेगा कि सर मैंने इस पर्सन बी को गुड्स वगैरह दिए थे क्रेडिट पे, और सब मैंने गुड्स वगैरह तो तभी दे दिए, एंड दिस पर्सन इज नॉट गिविंग मी मनी, और ये पर्सन मुझे पैसा नहीं दे रहा है। तो इस तरह ये कंप्लेन करेगा, यानी केस वगैरह फाइल करेगा, कौन, ये पर्सन ए। तो अब ये पर्सन ए को कोर्ट पूछेगा कि हैव यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तभी जाकर कोर्ट क्या करेगा, इस ए के केस को एंटरटेन करेगा। अदरवाइज कोर्ट बोलेगा कि नो आई एम वेरी सॉरी, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यू डोंट हैव एनी एविडेंस। तो जब आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, तो फिर आप क्या बेसिस पर ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने जो है इसको गुड्स वगैरह दिए थे करके। सो दैट्स वाई यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट बोलते किसको हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते ही उसको हैं जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, यानी लॉ के अंडर सबसे पहले एक, जैसा मैंने आपको बोला, एक पार्टी की तरफ से होता है ऑफर, दूसरी पार्टी की तरफ से होता है एक्सेप्टेंस, फिर वो कंसिडरेशन उसकी अमाउंट वगैरह देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बस आपने गुड्स वगैरह ले लिए और उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने बोला कि मैं बाद में पैसे दूंगा, नो, आपको एनफोर्सिएबल बाय लॉ, लॉ उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यानी जिस तरह हमारा प्रोसीजर ये है कि स्टैम्प पेपर वगैरह पे ये पूरा मैटर वगैरह लिख के उसको साइन किया जाता है, नोटराइज किया जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कोर्ट में एज एन एविडेंस इसको दिया जा सकता है। तो ये बात हो गई। अब मान लीजिए दूसरी बात ये कि ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। अब इसने जो है गुड्स वगैरह दे दिए और इसने जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी बना लिया कि हाँ सर, स्टैम्प पेपर वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ। और ये इसने क्या बोला कि मैं जो है क्रेडिट पे आपके पास से ये सब गुड्स वगैरह ले रहा हूँ और आफ्टर सम पीरियड वगैरह मैं आपको इसकी पेमेंट वगैरह करूँगा। बट पता ये चला बाद में कि ये क्या है, 18 माइनस है, मतलब माइनर है। अब ये सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाकर भी, ये सब लीगल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाकर भी जब ये पर्सन ए जाएगा कोर्ट में, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसको ये बोलेगा कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया, लेकिन आपने ये गलती कर दी कि आपने जो है माइनर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। सो दैट्स वाई ये माइनर होने की वजह से आप इसके अगेंस्ट केस वगैरह जो है फाइल नहीं कर सकते, आपका यहाँ पर लॉस हो गया, तो यहीं पर केस डिसमिस हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये देखिए, अभी मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सब्जेक्ट। इसके अलावा मान लीजिए अब आपने जो है किसी 18 माइनस वाले नहीं बल्कि 18 प्लस वाले पर्सन वगैरह के साथ क्या किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, नो डाउट, और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी आपका बन गया। बट आपने जो है इसमें टर्म्स वगैरह जो भी लिखे हैं, टर्म्स वगैरह जो भी लिखे हैं, तो वो टर्म्स कैसे हैं, बिल्कुल वेग हैं, यानी जिससे क्लैरिटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो ऐसा वेग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप अगर कोर्ट में लेकर जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली कोर्ट भी आपकी यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स वगैरह कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सर्टेनिटी जैसा यहाँ पर एक पॉइंट हमें दिखता है। तो बोलने का ये देखिए आपको समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम इसको बहुत सिंपल समझते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में जो है कितने एसेंशियल्स होते हैं।
जैसा कि यहाँ पर आप पूरे के पूरे एसेंशियल्स जो कंक्लूजन में मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। हम इसको डोंट वरी, आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स वगैरह पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि यही सब चीज़ें, एक एडवोकेट ऑब्वियसली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट के जब डिटेल्स वगैरह उसको पता चलेंगे अच्छी तरह, तभी जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से अच्छी तरह डील कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ना है और इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको आपके सिलेबस में डाला गया है। आई होप कि आपको इन ऑब्जेक्ट जो पर्पस है इस सब्जेक्ट का अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अब हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल्स वगैरह होने चाहिए अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जो लॉ हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अभी पढ़ने वाले हैं, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसके कौन-कौन से सेक्शंस वगैरह यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में डील होंगे, दोज़ आर सेक्शन 2H, सेक्शन 10 टू 30 एंड सेक्शन 56। ये बस मैंने आपके रेफरेंस वगैरह के लिए यहाँ पर मेंशन किए हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक का पर्पस क्या है? अंडरस्टैंडिंग की लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह को अंडरस्टैंड करना, दैट मेक्स एन एग्रीमेंट वैलिड। एक एग्रीमेंट को वैलिड बनाते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स वगैरह को अंडरस्टैंड करना, एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एग्रीमेंट को ना सिर्फ वैलिड बनाते हैं, बल्कि एक एग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट भी जो बनाते हैं, ऐसे लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह को अंडरस्टैंड करना। ये हम एसेंशियल्स वगैरह इस पर्टिकुलर टॉपिक में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है, आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन वगैरह देना है। किसकी डेफिनेशन? कॉन्ट्रैक्ट की। और वो दी गई है अंडर सेक्शन 2H। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बोलते किसको हैं? ये एक एग्रीमेंट होता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार, ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बोला जा रहा है और हम तो एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, तो फिर ये बात क्या है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, पहले आता है ऑफर के, यानी एक पर्सन, मान लीजिए ये पर्सन बी को ऑफर दे रहा है कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ, तो क्या आप लेना चाहते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑफर। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, इसको बोलते हैं ऑफर। उसके बाद ये पर्सन जब क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ये ऑफर, एक्सेप्ट करता है, या फिर यानी वही का वही जो है उसको कंसिडरेशन यानी अमाउंट दे देता है, या फिर फ्यूचर में दूंगा करके इस तरह एफिडेविट हो गया या एग्रीमेंट वगैरह हो गया, उसमें यानी अंडरगो होता है, यानी उसको साइन करता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। ये दोनों ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती कि ऑफर दिया गया और एक्सेप्टेंस वगैरह हो गया। नो, एग्रीमेंट जो ये होता है, एग्रीमेंट जो ये होता है, दैट शुड बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ एनफोर्सिएबल होना चाहिए। कल के मान लीजिए अगर कार जो है डिफेक्टिव निकली, तो फिर ये बी क्या करेगा? बी ऑब्वियसली कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। तो कोर्ट यहाँ पर उसको क्या पूछेगा कि हैव यू मेड एन एग्रीमेंट? क्या आपने एग्रीमेंट वगैरह बनाया है? अगर यहाँ पर बी बोलेगा नहीं सर, मैंने एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं बनाया और मैंने बस उसको अमाउंट दे दिया, उसने मुझे कार दे दी, तो यहाँ पर बी फंस जाएगा। सो दैट्स वाई ये एग्रीमेंट जो होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट बोलेंगे किसको? ऑफर होगा और उसको उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, तब वो बनेगा एग्रीमेंट। लेकिन हर एक एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सिर्फ वही एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं, तब जाकर वो एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनता है। तो वही बात यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन की है। जो
अंडर द एक्ट हमें पढ़ने को मिलती है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एक तो ये एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होना चाहिए और उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ बनाया जाना चाहिए, तब जाकर उसको क्या बोलेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। आई होप कि ये डेफिनिशन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। उसी तरह ये देखिए बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग बार-बार इस सब्जेक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट 2 में भी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 में भी ये पढ़ने को मिलेगा। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वही सेम बात है कि जो हमने ऊपर यहाँ पर बनाया, ये तो वैनिश हो गया, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। तो वही बात, ये एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, अब देखिए ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट अभी तक एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ऑब्वियसली नो, क्यों? क्योंकि एनफोर्सिएबल बाय लॉ अभी तक ये नहीं है। सो सिमिलरली बोलने का वही मतलब कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। तो वही बात यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी है। इसके बाद सेक्शन 10 लिस्ट्स द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें जो भी एसेंशियल्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो हमें सेक्शन 10 से पता चलते हैं। हम इसको पढ़ेंगे सेक्शन 10 के, सेक्शन 10 को वर्ड बाय वर्ड। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ मेड बाय फ्री कंसेंट। तो देखिए हमें वन बाय वन यहाँ पर उसके इंग्रेडिएंट्स, एसेंशियल्स वगैरह पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहले सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं इफ मेड बाय द फ्री कंसेंट। तो उसमें सबसे पहले फ्री कंसेंट होना चाहिए ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कैसी होनी चाहिए? जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया 18 माइनस का, वैसा नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें मेजर होने चाहिए सबके सब, ना सिर्फ मेजर बल्कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे लोग वगैरह जो है उनके डिटेल्स हैं। साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस हम ये इस डेफिनेशन को, सेक्शन 10 को समझ रहे हैं। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, अब देखिए यहाँ पर ये भी पता चल गया हमको, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन बोल रहा है पर्सन बी को कि मैं आपको जो है मेरी कार वगैरह सेल करता हूँ, तो क्या आप लेना चाहेंगे? पर्सन बी बोल रहा है हाँ सर, मैं आपकी कार लेना चाहूँगा, लेकिन बदले में मैं आपको अमाउंट नहीं दूँगा, बल्कि मैं आपको जो है ड्रग्स वगैरह दूँगा, मैं आपको कोकीन वगैरह दूँगा, मैं आपको गांजा वगैरह दूँगा। नो, दिस इज़ नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। तो इसी तरह कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। एंड विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट यानी पर्पस वगैरह भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। वहीं पर मान लीजिए एक पर्सन सी दूसरे पर्सन डी को जो है बोल रहा है कि मैं आपको एक अमाउंट देता हूँ और आपको क्या काम करना है? आपको जो है पर्टिकुलर पर्सन को किल करना है। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नॉट एट ऑल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर कोर्ट में लेकर भी कोई जाएगा तो जिस यानी उस कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाने वाले को क्या किया जाएगा? सबसे पहले अरेस्ट किया जाएगा कि सबसे बताओ कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही कैसे किया, वगैरह। तो वही बात जो हम यहाँ पर हमें पढ़ने को मिली कि ऑब्जेक्ट भी पर्पस भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो। इस तरह के ये सभी एसेंशियल्स वगैरह हमें यहाँ पर इन शॉर्ट देखने को मिलते हैं। देयरफॉर टू बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल एन एग्रीमेंट मस्ट सेटिस्फाई ऑल स्टैट्यूटरी एसेंशियल्स। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड एंड एनफोर्सेबल होने के लिए ये जितने भी एसेंशियल्स वगैरह होते हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। अब एक टर्म शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा रिगार्डिंग वॉइड। अब ये वॉइड जो है होता क्या है? वॉइड मतलब ऐसी चीज जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ऐसा किसी ने कहा है कि सो एंड सो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, तो इसका मतलब ये है कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल यानी मैं आपको 3 टर्म्स वगैरह यहाँ पर समझाऊँगा। एक होता है वॉइड, और ये टर्म्स वगैरह आपको पूरे लॉ के पूरा यानी आपका एलएलबी, एलएलएम वगैरह होने तक ये सभी टर्म्स वगैरह आपको आएँगे पिक्चर में। एक होता है वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, और एक होता है, ये हो गया वॉइड एब इनिशियो, और एक टर्म होता है वॉइडेबल। एक टर्म होता है वॉइडेबल। अब यहाँ देखिए वैसे तो मैं आपको पूरा एक
यानी घिसी-पिटी स्टडी वगैरह जिसको बोलते हैं, वैसा मैं आपको पूरा टॉपिक कवर कर सकता था। लेकिन मैं बिल्कुल पूरा आपको बिल्कुल डाउट ना रहे इस हिसाब से मैं ये वॉइड वगैरह के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है आपको अच्छे तरीके से टॉपिक वगैरह कवर करना। हालाँकि ये वॉइड दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विथ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है। और ये अगर कवर नहीं होगी या आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह यानी दूसरी चीज़ें वगैरह कवर नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई क्लियर नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर जो है वॉइड, वॉइड एब इनिशियो और वॉइडेबल, ये होते क्या है ये टर्म्स, और इसका मतलब क्या होता है? वॉइड मतलब देखिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो, यानी नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप वगैरह जिसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है। जैसा कि मान लीजिए ये 2 पार्टीज़ हैं ए एंड बी। ये जो दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह इन्होंने बना लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट? कि ये जो है एक कंपनी वगैरह चलाएँगे, इसका एग्रीमेंट, इसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इन्होंने बना लिया। पूरा सब एसेंशियल्स वगैरह फ़ॉलो करते हुए, और एक ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया। एक पार्टनरशिप वगैरह के रिगार्डिंग या एक कंपनी वगैरह के रिगार्डिंग, या मान लीजिए एक शॉप वगैरह इन लोगों ने चलाने के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाया। अब ये शॉप वगैरह किसकी? ये लोग जो है अल्कोहल वगैरह की शॉप वगैरह ये लोग चलाएँगे करके इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये बन गया। अब इसकी लीगल वैल्यू है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, गवर्नमेंट अगर ये अनाउंस करती है कि आज से इंडिया में अल्कोहल इज़ प्रोहिबिटेड। अब अल्कोहल वगैरह कोई भी नहीं पी सकता, ना कोई बेच सकता है, ना कोई बाहर से ला सकता है वगैरह, वगैरह। इस तरह का मान लीजिए, हालाँकि वैसा लॉ तो है नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लीजिए कि इस तरह का लॉ अगर बन जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अब ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, अब इसको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किस बारे में बनाया था कि वो एक इस तरह की शॉप वगैरह या बिज़नेस वगैरह ओपन करेंगे। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको बैन कर दिया है अल्कोहल पर। तो अब ऐसी सिचुएशन में अब इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी वैल्यू नहीं रही, एंड दैट्स व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम वॉइड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ मीन्ड बाय वॉइड, यानी अब उसकी कोई लीगल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉइड। अब इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय वॉइड एब इनिशियो। व्हाट इज मीन्ड बाय वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब ये है, एब इनिशियो मतलब उसके इनिशिएशन, इनिशिएशन से ही, उसकी शुरुआत से ही ये क्या है चीज वॉइड है। अब जैसा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाया, और इसने जो है गुड्स वगैरह दिए, मान लीजिए वही बात क्रेडिट वाली एग्जांपल, और बी ने बोला कि सर मैं आपको क्रेडिट पर ये सब माल, ये गुड्स वगैरह ले रहा हूँ, और मैं आफ्टर सो एंड सो पीरियड वगैरह मैं आपको इसका अमाउंट वगैरह पे करूँगा। इस तरह का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दोनों ने बनाया है। बट जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 18 माइनस माइनर से के साथ, बी इज अ माइनर पर्सन, ही इज नॉट अ मेजर। तो अकॉर्डिंग टू द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाया गया है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। मतलब वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट वॉइड एब इनिशियो है। बोलने का मतलब ये है कि वो तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसा कि वो एब इनिशियो, शुरू से ही ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यानी इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा था, शुरू में क्या था, वो शॉप वगैरह वो लोग जो बना रहे थे, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने बनाया था, वो क्या था, एक वैलिड था। लेकिन बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से बैन वगैरह इस पर लगा दिया गया। बैन लगाने के बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो पहले इसकी लीगल वैल्यू थी, बाद में अब इसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं रही, ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है माइनर के साथ, तो इसकी जो है ऐसा नहीं है कि पहले कुछ लीगल वैल्यू थी, नो, इसकी शुरू से ही कुछ लीगल वैल्यू नहीं है। इसको बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। तो आपको आई होप के समझ में आ गया होगा व्हाट इज मीन्ड बाय वॉइड और व्हाट इज मीन्ड बाय वॉइड एब इनिशियो। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं द लास्ट थिंग विच इज वॉइडेबल। वॉइडेबल किसको बोलते हैं?
अब देखिए वॉइडेबल का मतलब क्या है? वॉइडेबल वॉइडेबल मतलब मान लीजिए एक पर्सन ए और ये दूसरा पर्सन बी। अब इस पर्सन ए ने जो है एक कुछ गुड्स वगैरह जो है दिए इस पर्सन बी को। अब ये दोनों मेजर हैं, माइनर वगैरह का भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और बी ने जो है क्रेडिट पर नहीं बल्कि वहीं पर इसकी अमाउंट वगैरह जो है रिटर्न कर दी। बट यहाँ पर जो है ए और बी के बीच में और इनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी बिल्कुल लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बन गया और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये। बट यहाँ पर हुआ ये कि जो गुड्स बी वगैरह सोच रहा था, डिमांड कर रहा था ए के साथ, बी ने जो गुड्स वगैरह डिमांड किए थे ए को, तो वो गुड्स ना देकर जो है कोई और गुड्स वगैरह अगर यहाँ पर बी को दिए गए हैं ए के द्वारा, कोई अदर गुड्स या फिर लो क्वालिटी के गुड्स वगैरह मान लीजिए, तो अब ऐसी सिचुएशन में बी क्या कर सकता है? बी के पास ये पूरा राइट है। अब देखिए ये इस पॉइंट को जो है यहाँ आप अच्छी तरह समझिए। बी के पास जो है ये बिल्कुल एक राइट है कि बी अगर चाहे तो ये गुड्स जो अदर गुड्स वगैरह हैं इसको एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर इस बी अगर चाहे तो इसको क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर सकता है और ये कोर्ट में क्लेम कर सकता है कि सर आप कॉन्ट्रैक्ट में देखिए मैंने ये वाले गुड्स वगैरह मांगे थे, बट मुझे धोखे से ये अदर गुड्स वगैरह दिए गए हैं। मैं अपनी पूरी अमाउंट जो है वापस चाहता हूँ और ये पूरे अदर गुड्स वगैरह मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। यानी यहाँ पर देखिए बी के पास जो है दो रास्ते हैं। या तो ये क्या कर सकता है, अदर गुड्स वगैरह अगर बी को लगे कि यार ये भले ही दूसरे गुड्स हैं लेकिन मैं उससे जो है मेरे बिजनेस का सो एंड सो प्रोडक्ट वगैरह जो है बना सकता हूँ, तो इसमें मेरा लॉस नहीं बल्कि फायदा है, तो ये एक ऑप्शन है। या तो फिर बी क्या कर सकता है, इसको पूरा अदर गुड्स वगैरह रिटर्न करके मैं मेरी अमाउंट वगैरह जो है वापस चाहता हूँ। यानी बी के पास दो ऑप्शन है। यानी इसको बोलते हैं वाइडेबल। एट द डिस्क्रिशन ऑफ बी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। वो चाहे तो उसको वाइड डिक्लेयर कर सकता है या फिर उसको जो है लीगल वैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाएगा वाइडेबल। तो आई होप कि ये टर्म्स वगैरह आपको बिल्कुल ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे और मैं अब ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब ये तीनों टर्म्स वगैरह आप पूरे एलएलबी वगैरह होने तक पूरे आपके लॉ के करियर वगैरह में आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये बस एक वॉइड करके जो टॉप आया था टर्म, वो आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अच्छी तरह पहले यहीं पर क्लियर करता हूँ ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये इंट्रोडक्शन वगैरह हमने कवर किया यहाँ पर। इसके बाद हम जो असल टॉपिक है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद जैसा हमने ये टॉपिक ही है रिगार्डिंग एसेंशियल्स, एक कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हम वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होगा, जैसा हमने देखा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वगैरह ये दोनों जब मिलते हैं तभी जाकर क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। और फिर ये एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तभी जाकर ये क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता। बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तभी जाकर ये क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो बोलने का मतलब यह है कॉन्ट्रैक्ट तो वो बाद में बना, पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वगैरह होना चाहिए। तो ये उसके पहले एसेंशियल्स वगैरह हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमें सेक्शन 2A सेक्शन 2B एंड 3 to 9 इसके सेक्शंस वगैरह हैं, हमें यहाँ से देखने को और स्टडी करने को मिलते हैं। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिगिंस विद अ लॉफुल ऑफर। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किससे शुरू होता है, ऑफर से ही नहीं बोला गया है। देखिए यहाँ पर लॉफुल होना चाहिए, ऑफर भी लॉफुल ऑफर से एक कॉन्ट्रैक्ट बिगिन होता है बाय वन पार्टी, एक पार्टी ये लॉफुल ऑफर देती है, एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस बाय द अदर। तो ये एक्सेप्टेंस भी होगा, ये भी कैसा, लॉफुल होना चाहिए। इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बिगिन होता है। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय ऑफर, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सेप्टेंस। ऑफर बोलते किसको हैं, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू गेट द अदर्स एसेंट। यानी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, कुछ चीज करने, टू डू और नॉट टू डू, या फिर कुछ चीज कोई काम ना करने
का ये जो विलिंगनेस जो होता है टू गेट अदर्स एसेंट, सामने वाले का एसेंट वगैरह लेने के लिए, तो इस तरह का जो विलिंगनेस वगैरह होता है इसको बोलते हैं ऑफर। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। जैसा हमने अभी कार की एग्जांपल वगैरह देखी, ए ने यहाँ पर क्या ऑफर दी कि मैं आपको मेरी कार वगैरह जो है बेचना चाहता हूँ, क्या कार। तो ये क्या है, एक ऑफर है, एक वैलिड ऑफर है। यहाँ पर ए विलिंगली बी को ऑफर दे रहा है कि मैं आपको कार वगैरह देना चाहता हूँ, तो ये विलिंगनेस इट्स एन ऑफर। अब देखिए ये टू डू, यानी यहाँ पर टू डू का एग्जाम्पल है कि यहाँ पर ए जो है कार बेचने की विलिंगनेस वगैरह दिखा रहा है, लेकिन नॉट टू डू वगैरह, नॉट टू डू वाला कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। तो ये देखिए आपका जब वाइवा वगैरह होगा, ये डेफिनेशन वगैरह कोट करके पॉइंट आउट करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉट टू डू का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। तो आपको मान लीजिए ये एग्जाम्पल वगैरह मैं दूं। आप देखिए कभी कभी कंपनीज में बिजनेसेस वगैरह जो होते हैं, अब ये पर्सन मान लीजिए एक पर्सन एम्प्लॉई ई लेते हैं हम, ये पर्सन ई ये जाता है एक कंपनी के पास, और मान लीजिए ये जो है एक टेक कंपनी है, और ये क्या है, एक साइबर एक्सपर्ट अगर है, हैकर वगैरह है मान लीजिए, तो ये कंपनी क्या कर रही है, इस एम्प्लॉई ई के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रही है कि हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, स्पेशली जो हाई लेवल बिजनेसेस वगैरह होते हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ के साथ या स्पेशली पार्टनर्स वगैरह के साथ, स्पेशली पार्टनर्स डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डाला जाता है कि अगर आप कल को ये कंपनी छोड़ेंगे, तो ये पर्टिकुलर जो फील्ड है, मान लीजिए ये नेटवर्किंग वगैरह की कंपनी है, या फिर कोई पर्टिकुलर टेलीविजन वगैरह की, मान लीजिए टेलीविजन वगैरह प्रोड्यूस करने की कंपनी अगर है, टेलीविजन बनाने की, तो आप जो है इसी टीवी से रिलेटेड किसी और कंपनी में 5 इयर्स के लिए जॉब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन मान लीजिए इस कंपनी में, मान लीजिए ओनिडा, ओनिडा कंपनी में ये पर्सन क्या कर रहा है, जॉब वगैरह कर रहा है मान लीजिए। अगर ये पर्सन ओनिडा कंपनी में इसने जॉब किया, कल को मान लीजिए इसको जो है और वीडियोकॉन वगैरह कंपनी से आ गया कि सर आप हमारे पास आइए, हम आपको इससे बेटर पैकेज भी देंगे, और आप ओनिडा वगैरह के पूरे जो भी सीक्रेट्स वगैरह हैं आप हमको बताइए करके, इस तरह का मैनिपुलेशन हो सकता है। सो दैट्स वाई इस तरह का मैनिपुलेशन ना हो, तो इसलिए कभी कभी कुछ कंपनीज क्या करती हैं, ये जो एम्प्लॉय होता है उसके साथ एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि आप 5 साल तक, अगर यानी आप हमारी कंपनी छोड़ते हैं, तो आप 5 साल तक जो है इसी टेलीविजन से रिलेटेड किसी भी कंपनी में काम नहीं करेंगे। सो यहाँ पर यानी ये हम पढ़ क्या रहे हैं आपको, यानी थोड़ा हैरानी हो रही होगी कि मैं एग्जांपल दे क्यों रहा हूँ। यहाँ पर मैं नॉट टू डू एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाया जाए, हमने कार के एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ टू डू कार बेचने के रिगार्डिंग यहाँ पर ऑफर हो रहा है। नॉट टू डू का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, यानी ये पर्सन जो एग्री कर रहा है कि मैं 5 साल तक टेलीविजन से रिलेटेड किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करूंगा, यानी नॉट टू डू, ये उसका एक एग्जाम्पल। तो आई होप के टू डू वगैरह तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होता कि ये टू डू वगैरह जो है किस तरह होता है, बट नॉट टू डू वगैरह का एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। आई होप के ये पूरी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसके बाद हम एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं। एसेंट गिवन टू द ऑफर इन द सेम टर्म्स, यानी उसने जो है अपनी एक्सेप्टेंस वगैरह जिसको बोलेंगे वो यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर उसने कन्वे कर दी, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। और ये एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, मस्ट बी एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल एंड कम्युनिकेटेड। तो देखिए ये सब एसेंशियल्स हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस के। अब ये अगेन देखिए हम ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर भी पढ़ने वाले हैं, और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बस एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखने के बाद ये पर्सन ए, ये पर्सन बी, इसने जो है ऑफर दे दिया, इसने जो है एक्सेप्टेंस कर दिया, तो यार ये ऑफर तो बस ऑफर होता है। उसके क्या टेक्निकलिटीज हो सकते हैं, टेक्निकलिटीज तो उसमें हो नहीं सकते, नो ऐसी बात नहीं होती। ऑफर के भी बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं, एक्सेप्टेंस के भी बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
तो खैर मैं आपको ये बोल रहा था यहाँ पर कि एक एक्सेप्टेंस वगैरह के भी क्या-क्या टेक्निकलिटीज़ और एसेंशियल्स वगैरह हो सकते हैं कि एब्सोल्यूट होना चाहिए। मतलब बिल्कुल जो आपको ऑफ़र किया गया है, आप उसी को एक्सेप्ट करेंगे और अनकंडीशनल होना चाहिए। यानी मान लीजिए ये पर्सन ए, ये पर्सन बी, इसने ऑफ़र किया कार और बोल रहा है कि मैं आपको कार जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ वगैरह में आपको सेल करना चाहता हूँ। अगर बी ये बोले कि हाँ एक्सेप्ट मैं आपके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, तब एक ये वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर बी ये बोलता है यहाँ पर कि देखिए मैं आपके इस कार को जो है खरीदना तो चाहता हूँ लेकिन 10 लाख में नहीं बल्कि 8 लाख में। देन दिस इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों? अनकंडीशनल होना चाहिए। इसके साथ कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं होना चाहिए या फिर इवन वो अगर ऐसे भी बोलता है कि मैं आपकी कार भी ले लूँगा और 10 लाख रुपीज़ वगैरह भी आपको दे दूँगा, नो प्रॉब्लम। बस आप जो है इसको पेंट कराइए कार को। देन ऑल्सो दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ये बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा। कम्युनिकेटेड होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेटेड होना चाहिए। कम्युनिकेटेड का मतलब क्या है? अब वही बात कि यहाँ पर जो है सब चीज़ें मान लीजिए पेंट वगैरह भी वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो एग्री है कि कार लेने के लिए और ये 10 लाख रुपीज़ देने के लिए। और उसने जो है अपना एक्सेप्टेंस वगैरह मान लीजिए एक पेपर पे उसने ड्रॉ किया, पूरा लिखा और बस वो सेंड करना चाहता है। बट उसने सेंड नहीं किया। अपने ड्रॉअर में वगैरह उसने टेबल के ड्रॉअर में वगैरह जो है ये एक्सेप्टेंस वगैरह पूरे अपने ऑफिशियल लेटर पैड पे बनाकर उसने जो है रख लिया है। लेकिन उसको भेजा ही नहीं ए को। बाद में ए को पता चला कि यार इसके ड्रॉअर में जो है ये पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस वगैरह था। बट अगेन यहाँ पर बी ने ए को दिया नहीं है। स्टिल ए जो है कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता लीगली कि इसने तो ये कार वगैरह जो है खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी था, तो उसको जो है कार ले लेनी चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए दे देना चाहिए। नो, भले ही उसने ये एक्सेप्टेंस वगैरह यहाँ पर बनाया है, लेकिन उसने कम्युनिकेट नहीं किया है, मतलब भेजा नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो उसी तरह बोलने का मतलब ये है, आप समझ गए होंगे कि एक एक्सेप्टेंस वगैरह जो होता है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। जो कंडीशन दिए गए हैं उसी कंडीशन यानी अनकंडीशनल होना चाहिए और कम्युनिकेटेड होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग अब केस लॉज वगैरह हम यहाँ पर देखते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मेंस। यानी ये केस लॉ में हुआ क्या था? एक कार्लिन नाम की एक मैम, एक लेडी थी। ये कार्बोलिक कंपनी का एक प्रोडक्ट स्मोक बॉल, ये मैंने आपको, अगर आपने मेरे प्रमोशनल वीडियो वगैरह के साथ में एक जो लिंक मैंने आपको भेजी थी एक सैंपल डेमो वीडियो के तौर पर, उसमें यही केस मैंने आपको समझाया है। खैर यहाँ पर होता क्या है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि ये कार्लिन मैम जो होती है, ये स्मोक बॉल कंपनी, ये क्या है, एक मेडिसिन होती है। और इस कंपनी का ये दावा होता है कि हमारी ये मेडिसिन जो भी कंज्यूम करेगा, जो भी लेगा, उसे सो एंड सो आई थिंक इन्फ्लुएंजा वगैरह वो बीमारी होती है, वो नहीं होगी। इस तरह का ये इनका क्लेम होता है। और ये कार्लिन कार्लिन मैम क्या करती हैं, ये बिल्कुल ये स्मोक बॉल कंपनी नाम की मेडिसिन वगैरह लेती हैं और बराबर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन बराबर उसको कंज्यूम करती हैं। उसके बाद भी ये बीमार पड़ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं कि देखिए मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वगैरह मैंने सब कुछ किया, फिर भी मैं बीमार पड़ गई। सो दैट्स व्हाई यू शुड गिव मी द अमाउंट। यानी जो आपने ऑफर किया था कि इसके बाद भी अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे सो एंड सो अवार्ड वगैरह दिया जाएगा। तो इस तरह का जो एक डिक्लेरेशन होता है इस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, तो वो कार्लिल मैम जो है यहाँ पर मांगती हैं। लेकिन कंपनी यहाँ पर ये बोलती है, ये कार्बोलिक कंपनी, कि मैम हमने तो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं। बताइए कहाँ पर एग्रीमेंट वगैरह हमने बनाया है? ऐसा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। तो अल्टीमेटली जब कोर्ट में ये केस जाता है तो कोर्ट में ये बोला जाता है कि ये जो परफॉर्मेंस, यानी इस कार्लिल मैम ने जो स्मोक बॉल कंपनी नाम की मेडिसिन खाई है, यानी जो
इंस्ट्रक्शन से उसको परफॉर्म किया है, यही क्या है इस कंपनी ऑफर, यही एक्सेप्टेंस है। ये परफॉर्म जो किया है इंस्ट्रक्शंस वगैरह, यही एक्सेप्टेंस है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर यही बात हुई थी, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। एक ऑफर जो कार्बोलिक कंपनी के द्वारा दिया गया था, वो एक्सेप्ट वगैरह भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो आई होप कि ये आपको केस लॉ अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब यहाँ पर होता क्या है, गौरी दत्त करके एक पर्सन होते हैं और उनका एक बच्चा, मान लीजिए एक चाइल्ड, नेफ्यू वगैरह गुम गया होता है, खो गया होता है। अब ऐसी सिचुएशन में ये लालमन शुक्ला कौन होते हैं, इनके सर्वेंट होते हैं, नौकर होते हैं। गौरी दत्त जो है फौरन लालमन शुक्ला को भेज देते हैं कि आप जाओ इसको जो है ढूंढ कर लाओ, और ये निकल जाते हैं। अब बहुत टाइम हो जाता है, ये बच्चा मिलने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब मिल ही नहीं रहा है। तो गौरी दत्त क्या करते हैं, अब बहुत टाइम हो गया, लालमन शुक्ला को भी जाकर बहुत टाइम हो गया, तो ये जो है सबके सामने ऐलान करते हैं, मतलब अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी इस चाइल्ड को, इस बच्चे को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे क्या दूंगा, अवार्ड दूंगा। मैं उसे क्या दूंगा, अवार्ड दूंगा। तो अब बाद में होता क्या है, ये सब अवार्ड वगैरह का डिक्लेरेशन यानी सब अनाउंसमेंट होने के बाद ये लालमन शुक्ला क्या करते हैं, ये बच्चे को ढूंढ कर ले आते हैं गौरी दत्त के पास, और लाकर छोड़ने के बाद इनको पता चलता है कि लालमन शुक्ला ने इनके यानी लालमन शुक्ला के जाने के बाद गौरी दत्त ने अवार्ड वगैरह जो है डिक्लेयर किया था, और फिर लालमन शुक्ला जो है इनसे ये अवार्ड वगैरह मांगने लग जाते हैं कि सर मैंने आपका बच्चा ढूंढ कर लाया है, आप मुझे अवार्ड दे दीजिए। गौरी दत्त बोलते हैं कि मैंने अवार्ड जो है तुम्हारे सामने थोड़ी ही डिक्लेयर किया था, तुम तो चले गए थे ढूंढने के लिए, तुम्हारे जाने के बाद मैंने दूसरे लोगों के सामने ये ऑफर वगैरह दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में लालमन शुक्ला जो है कोर्ट में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए सर, भले ही मैं वहां पर नहीं था, मेरे जाने के बाद ये ऑफर वगैरह गौरी दत्त ने दिया है, लेकिन चाइल्ड को, बच्चे को तो मैं ही ढूंढ के लाया हूं, इसलिए अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। तो अल्टीमेटली कोर्ट में फैसला क्या होता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यहाँ पर कोर्ट गौरी दत्त को सही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो ऑफर दिया गया था दैट वाज नॉट फॉर लालमन शुक्ला, यानी लालमन शुक्ला वहां पर थे ही नहीं, तो उनको ऑफर गया ही नहीं, तो फिर वो एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे। और एक्सेप्टेंस जो है कम्युनिकेटेड होना चाहिए, और यहाँ पर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड नहीं है, सो दैट्स वाई लालमन शुक्ला को कुछ भी अवार्ड नहीं मिलेगा। तो ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल कार टू बी। ए जो है वही कार वाला एग्जाम्पल, बी को सेल करने का ऑफर देता है, 2 लाख रुपए में वो बेचेगा। बी एक्सेप्ट, बी ने एक्सेप्ट किया। वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्रिएटिंग अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऑफर भी वैलिड है, एक्सेप्टेंस भी वैलिड है, इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो आई होप कि ये फर्स्ट एसेंशियल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट एसेंशियल है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। तो देखिए यहाँ पर अगला एसेंशियल क्या है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में आप एंटर कर रहे हैं, आपका इंटेंशन होना चाहिए, किस चीज का इंटेंशन, कि आप लीगल रिलेशन में एंटर हो रहे हैं। मान लीजिए एक फादर बोलता है अपने सन को कि अगर तुम आज का होमवर्क करेंगे, हाँ अगर तुम आज का होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा। और ये तो प्रैक्टिकल बात है कि बस होमवर्क वगैरह करने की वजह से कोई भी फादर वगैरह जो है साइकिल नहीं दिलाते हैं, बस वो सन सन जो है होमवर्क कर ले, इसलिए बस फादर ने जो है बोल दिया। अब हो क्या गया, बाद में सन ने जो है इसको सीरियसली ले लिया, होमवर्क कर भी दिया और उन्होंने साइकिल डिमांड की। फादर ने बाद में मान लीजिए ये बोला कि देखो तुम होमवर्क नहीं करते, और तुमको मनाने के लिए, होमवर्क कराने के लिए मैंने ये साइकिल का एक जस्ट, मैंने झूठ या जो भी उसको बोलिए, मैं तुम्हें साइकिल तो नहीं दिलाने वाला हूँ करके इस तरह फादर ने कहा। अगर मान लीजिए सन वर्सेस फादर ये कोर्ट में अगर चैलेंज होता है, तो क्या कोर्ट इस केस को एंटरटेन करेगा? द आंसर इज नो। कोर्ट जो है सीधा सीधा इस केस को डिसमिस करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए
ये कोई यहाँ पर जो है लीगल रिलेशंस में एंटर होने की बात नहीं चल रही थी। ये बस एक क्या था, एक डोमेस्टिक एक पर्सनल एग्रीमेंट था। तो इसलिए यहाँ पर लीगल रिलेशन वगैरह जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। सो दैट्स व्हाई दैट कॉन्ट्रैक्ट, दैट एग्रीमेंट इज़ नॉट अ वैलिड और लीगल एग्रीमेंट। तो वही बात यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करनी है, विच इज़ अ सेकंड एसेंशियल। देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एक लीगल ऑब्लिगेशन में एंटर होने का इंटेंशन होना चाहिए, नॉट मेयर सोशल प्रॉमिस। बस एक सोशल प्रॉमिस भी नहीं होना चाहिए। एक मान लीजिए फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को बोलता है कि अगर तुम मेरी नोटबुक वगैरह कंप्लीट करके दोगे तो मैं तुम्हें जो है, यानी ये नोटबुक का, तो मैं तुम्हें जो है क्या करूँगा, तुम्हें मैं ₹100 वगैरह दूँगा। और वो नोटबुक कंप्लीट करने के बाद भी अगर ₹100 नहीं मिलते, तो फिर तब भी ये क्या है, एक सोशल प्रॉमिस है। इट्स नॉट अ लीगल प्रॉमिस। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स वगैरह जो हमने अभी फादर सन के और 2 फ्रेंड्स के एग्जांपल्स वगैरह दिखाए, वो क्या है, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स वगैरह हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली अरेंजमेंट्स आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। तो ऐसे जो सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते। कमर्शियल एग्रीमेंट्स आर प्रिज्यूम्ड टू हैव लीगल इंटेंट। तो देखिए कमर्शियल एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, तो ऐसे यानी ये एक बात है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए फादर अगर सन, दोनों का एक लीगल एग्रीमेंट वगैरह बनता है, हालांकि ये भले ही चाइल्ड यहाँ पर जो है माइनर है, बट स्टिल अगर चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ये एग्रीमेंट है, तब उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। ये एक डिटेल है जो हम बाद में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर अगर कोई एग्रीमेंट बनता है, तो ऐसी सिचुएशन में फादर पर यह बाइंडिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एग्रीमेंट इन द सेंस लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब। उसी तरह ये फ्रेंड फ्रेंड का भी एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, ये फ्रेंड भी अगर नोटबुक कंप्लीट करो मैं आपको पैसे दूंगा, इस तरह का अगर कोई ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तब जाकर लीगली बाइंडिंग हो जाएगा दोनों पर। तो उसी तरह यानी उससे हटकर एक छोटी-सी बात, ये कमर्शियल एग्रीमेंट्स की बात यहाँ पर हो रही है। जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी अभी यानी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। कमर्शियल एग्रीमेंट जो होते हैं, आर प्रिज्यूम्ड टू हैव लीगल इंटेंट। यानी देखिए बिज़नेस और कमर्शियल एग्रीमेंट्स की बात थोड़ा अलग होती है। भले ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हुए हों, यहाँ पर उसको लीगली बाइंडिंग माना जाएगा। यानी मान लीजिए ये 2 लोग हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। वही क्रेडिट का एग्जांपल, इन्होंने जो है गुड्स वगैरह दे दिए, और बी ने जो है अगर ये कहा कि मैं आपको क्रेडिट पर पैसे दूँगा, और सिर्फ़ ओरली नहीं बोला, बल्कि एक पेपर, नॉर्मल पेपर पे, नोटबुक में से उसने एक, ये नोटबुक उसमें से कोई भी नोटबुक, एक सिंपल पेपर वगैरह उसने निकाला, और उस पर पूरे टर्म्स कंडीशंस वगैरह मेंशन किए। लेकिन यहाँ पर देखिए डिटेल में मेंशन करना होता है, किस डेट पर हुआ, कितने गुड्स वगैरह, क्वांटिटी एटसेट्रा, इस पार्टी का पूरा नाम क्या है, आधार नंबर वगैरह, यानी आइडेंटिटी प्रूफ, इस पार्टी के डिटेल्स, ये सब मेंशन करना पड़ता है। और भले ही अगर ये नॉर्मल पेपर पर भी होगा, तब भी एक लीगली बाइंडिंग इसको माना जाएगा, यानी कोर्ट में इसकी भी वैल्यू है। यानी बाद में ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। तो ये कमर्शियल एग्रीमेंट्स वगैरह का मामला जो है थोड़ा अलग होता है। अब इसके रिगार्डिंग 2 केस लॉज़ वगैरह हम यहाँ पर देखते हैं। पहला केस लॉ बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ये भी एक बड़ा लंबा-चौड़ा केस है। यहाँ पर एक हस्बैंड होता है और एक वाइफ होती है। हस्बैंड कंट्री के बाहर जॉब करने के लिए गया होता है, और वो ये बोलकर गया होता है वाइफ को कि मैं तुम्हें हर महीना इतना-इतना अमाउंट दूँगा, और वो नहीं देता है। तो ऐसी सिचुएशन में वाइफ बाद में हस्बैंड पर केस करती है। बाद में कोर्ट ये बोलता है कि मैम दिस इज़ अ डोमेस्टिक प्रॉमिस, नॉट अ कमर्शियल प्रॉमिस। ये कोई लीगल इंटेंशन यहाँ पर नहीं था। नो लीगल इंटेंट इन डोमेस्टिक प्रॉमिसेस। तो कोर्ट जो है बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस को डिसमिस कर देता है। नेक्स्ट केस सिम्पकिंस वर्सेस पेस। लीगल इंटेंट फाउंड इन कमर्शियल टाइप फैमिली डीलिंग्स। तो ऐसी फैमिली डीलिंग्स देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक है, बट किस तरह का डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये कमर्शियल टाइप है। तो यहाँ पर इसको लीगली एनफोर्सिएबल, लीगल इंटेंट वगैरह यहाँ पर बोला जाएगा। एग्जाम्पल,
एज प्रॉमिस टू टेक बी फॉर लंच इज नॉट इन्फोर्सिएबल। ये बहुत बार होते रहता है। देखिए, एक दोस्त जो है दूसरे को बोलता है कि मैं तुम्हें लंच पे ले जाऊंगा, डिनर पे ले जाऊंगा, वगैरह वगैरह, लेकिन वो नहीं होता तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वाई? बिकॉज नो लीगल इंटेंशन। ये बस एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो ये हो गया सेकंड एसेंशियल। अब थर्ड एसेंशियल हम अंडरस्टैंड करते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है? सबसे पहले वो हमें सेक्शन 2D में देखने को मिलता है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो वही बात, ए पर्सन क्या कर रहा है? बी को कार सेल करने का ऑफर कर रहा है। तो समथिंग इन रिटर्न, ये 10 लाख रुपीज जो बी दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। तो ये प्राइस जो होता है उसको बोला जाता है कंसिडरेशन। नेक्स्ट, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो ये प्रोमिसर जो है, प्रॉमिस करने वाला, कि हाँ मैं आपको दूंगा, तो उसके डिजायर पर जो है ये कंसिडरेशन मूव होना चाहिए। मे कम फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यानी या तो प्रोमिसी जो है उसकी तरफ से ये कंसिडरेशन आ सकता है, या फिर प्रोमिसी किसी और को भी भेजे, किसी और पर्सन को, वो भी क्या कर सकता है? कंसिडरेशन दे सकता है। यानी मान लीजिए ये पर्सन है ए, ये पर्सन है बी, ये अपनी कार बेचने का ऑफर दे रहा है, और बी यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखिए एक पर्सन है सी, वो मेरे 10 लाख रुपए उसके पास उधार पड़े हुए हैं, तो ये 10 लाख रुपए तुमको मैं नहीं दूंगा बल्कि सी देगा। देन ऑल्सो इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यानी बी ने ऑथोराइज किया है किसको? सी को, और सी अल्टीमेटली ये भी देखिए कॉन्ट्रैक्ट ही बन गया। बस यहाँ पर एक थर्ड पार्टी आ गया है। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि बी ने ही सी को ऑथोराइजेशन दिया है। नेक्स्ट चीज, कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन आर वाइड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे? वाइड होंगे। एक्सेप्ट एज पर सेक्शन 25। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं सेक्शन 25 में, जो ये एक्सेप्शंस हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स नेचुरल लव एंड अफेक्शन रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। यानी मान लीजिए फादर क्या करता है? अपनी बाइक, अब ये फादर जो है बहुत बूढ़ा हो चुका है कि यार मैं अब बाइक वगैरह नहीं चला सकता, बेटे तुम क्या करो, अब आज से मेरी बाइक ये तुम ले लो। तो यहाँ पर सन थोड़ी ही, यानी बेटा जो है थोड़ी ही फादर को कुछ कंसिडरेशन वगैरह देने वाला है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, यानी यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, तब भी ये क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट चीज, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज मतलब मान लीजिए एक पर्सन है ए, अब इनके पास जो है इनकम टैक्स वाले आ गए कि आपके ऊपर जो है इतना इतना टैक्स रिमेनिंग है, आपको पे करना है, अगर आप पे नहीं कर सकते तो आपकी प्रॉपर्टी छोड़कर चले जाओ, वगैरह वगैरह। अब मसला ये है कि यहाँ पर ए के पास कुछ भी पैसा नहीं है, बट बी जो इनका ए का नेबर है, इसने पास्ट में क्या किया था? यानी जब टैक्स वाले आए थे तो ए के पास पैसे नहीं थे, तो बी ने ए को बोला कि डोंट वरी, मैं आपका पैसा टैक्स अभी भर देता हूँ, आप मुझे जो है बाद में दे देना। इस तरह की बात अगर, यानी वॉलंटरी सर्विस जिसको बोलेंगे, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, तो इस तरह यहाँ पर बी ने ए के बिहाफ पर टैक्स भर दिया, तो फ्यूचर में ए पर ये कंपलसरी हो जाएगा कि वो क्या करे? ये पैसे उसको रिटर्न करे। यानी यहाँ पर भी जो ये इनिशियल टैक्स वगैरह जो पैसा बी ने भरा था, यहाँ पर कुछ भी कंसिडरेशन वगैरह इसको अभी नहीं मिल रहा है। सो दैट्स वाई कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी ये क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट। अब देखिए टाइम बार्ड डेप्ट, जो डेप्ट वगैरह के बारे में आपको पता होगा, ए बी को क्या करता है? मान लीजिए 10 लाख रुपीज वगैरह देता है, क्या? डेप्ट। अब देखिए एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए इसका पीरियड क्या तय हुआ था? 1 ईयर में ये डेप्ट क्या करेगा? वापस देगा। लेकिन 1 साल खत्म हो गया, ये पैसा नहीं दे रहा है, तो ये 1 साल जब खत्म होगा तो उसके बाद बी अगर ये 10 लाख रुपए वापस लेना चाहता है, तो ये 1 साल खत्म होने के 3 साल के अंदर उसको क्या करना है? कोर्ट में ये चैलेंज करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ए ने क्या किया? बी को
10 लाख रुपीस वगैरह डेप्ट उधार वगैरह दे दिए। और ये कब खत्म होने वाला था? मान लीजिए 1 साल खत्म होने वाले थे 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को ये 1 साल, ये 1 ईयर जो है खत्म, यानी 1 जनवरी 2024 तक बी को ये पैसे रिटर्न करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बी रिटर्न नहीं कर रहा, तो कोर्ट में वैलिडिटी क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करके ये अमाउंट वापस करने के लिए? यानी बी कब कब तक कोर्ट में चैलेंज कर सकता है? इससे लेकर 3 साल। 3 साल कब होंगे? 1 जनवरी 2027। अगर बी जो है 2027 के बाद अगर जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट बोलेगा सॉरी, आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब आप केस नहीं कर सकते। हाँ, अनलेस एंड अनटिल अगर बी के पास कुछ वैलिड रीजन हो, सर मैं 6 महीने से पैरालिसिस हुआ था, 6 महीने से मैं कोमा में था वगैरह वगैरह, तब जाकर वो एक्सेप्शन केसेस हैं, वो हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी ये कर रहे हैं कि इस तरह जिसका टाइम खत्म हो चुका है, यानी टाइम बार डेप्ट, अगर वो भी पे करने के लिए कोई प्रॉमिस करता है, तो यहाँ पर भी क्या है, कोई भी कंसिडरेशन वगैरह नहीं है, तब भी ये क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो खैर ये बस हम एक्सेप्शंस वगैरह देख रहे थे। तो मेन हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये भी एक एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का। इसके रिगार्डिंग कुछ केस लॉज वगैरह हम यहाँ पर देखते हैं। क्यूरी वर्सेस मीसा, जो कंसिडरेशन होता है बेनिफिट टू वन और डेट्रीमेंट टू अनदर, तो एक को फायदा पहुंचाने वाला और दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला, इस तरह यह कंसिडरेशन होता है। नेक्स्ट केस चिन्नैया वर्सेस रमैया, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। जो मैंने सी का एग्जांपल दिया था कार वाला, के पेमेंट वगैरह, हालांकि कार मिल रही है बी को, बट पेमेंट कौन कर रहा था? सी। तो ये वही थर्ड पार्टी की बात यहाँ पर हुई है। तो ये चिन्नैया वर्सेस रामैया वाला ये केस है। एग्जाम्पल, ए डिलीवर्स गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज टू बी। ए क्या कर रहा है? बी को गुड्स वगैरह डिलीवर कर रहा है 10,000 रुपए के। ये क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन। अब ये गुड्स भी, उसके बदले में उसको कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? 10,000 रुपए। यहाँ पर अगर वही बात वो ये बोलेगा कि सर मैं आपको 10,000 रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 2 kg कोकेन वगैरह दूंगा, 2 किलो ड्रग्स वगैरह दूंगा, नो, दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। फोर्थ एसेंशियल हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये 18 प्लस 18 माइनस की बात आती है। कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लायक होनी चाहिए, यानी मेजर होनी चाहिए सबसे पहले, मतलब 18 ईयर्स और अबव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट। तो ये जो 18 ईयर्स का जो प्रोविजन, जो सेक्शन दिया गया है कि 18 ईयर्स का होना चाहिए, ये लॉ कहाँ पर है? बहुत बार आपको वाइवा में पूछा जाता है कि बताइए कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 18 ईयर्स से ज़्यादा जो पर्सन होगा, 18 या 18 ईयर्स से ज़्यादा, उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो हमारे भोले भाले स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इट्स इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और आपके एग्जामिनर बोलते हैं दिस इज अ रॉन्ग आंसर। तो वो उसका करेक्ट आंसर है इंडियन मेजोरिटी एक्ट। ये हम पूरे का पूरा एक्ट यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, बस ये छोटी सी बात 18 ईयर्स की हमें इस पर्टिकुलर एक्ट में मिलती है, ये मैं यहाँ पर कन्वे करना चाहता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड वाला होना चाहिए वो पर्सन। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो 18 तो छोड़िए 36 ईयर्स का है, अगर जो भी है मतलब मोर देन 18 है, बट वो अनसाउंड है, तब भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई ऐसा भी पर्सन नहीं होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको डिस्क्वालीफाई किया गया हो। अकॉर्डिंग टू लॉ डिस्क्वालीफाई होने का मतलब ये है, एलियन एनिमीज वगैरह नहीं होना चाहिए। एलियन एनिमीज का मतलब ये है, एलियन एनिमीज का मतलब ये है, मान लीजिए श्रीलंका, नॉट श्रीलंका स्पेसिफिकली एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कल को मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका की जंग वगैरह जो है शुरू हो गई, वॉर वगैरह, तो ऐसी सिचुएशन में श्रीलंका नाउ इज एन एलियन एनिमी फॉर इंडियंस। तो अब ऐसी सिचुएशन में इंडियंस वगैरह जो है वॉर के टाइम पे, इंडियंस वगैरह वॉर की सिचुएशन में श्रीलंकन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते।
तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह एलियन एनिमीज किसको बोलते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज कन्विक्ट्स। कन्विक्ट्स मतलब ऐसे लोग जिनको पनिश किया जा चुका है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने रेप किया है, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब उसको जो है यानी ये अपना पनिशमेंट वगैरह जो है भुगत रहा है, इसको पनिश किया गया है, तो ये जब तक कन्विक्टेड है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज इनसॉल्वेंट पर्सन। इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल जाना जिसको बोलते हैं, मतलब जो बिल्कुल अब इसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसा पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इसके रिगार्डिंग कुछ केस लॉज, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास कोच। यहाँ पर देखिए माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वाइड एब इनिशियो का एग्जांपल देकर कि एक माइनर के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाद में ये लोअर कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट तक बात चली जाती है, लास्ट में यही डिसीजन होता है कि नो, अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइड एब इनिशियो है। नेक्स्ट केस अमीना बीबी वर्सेस सैयद यूसुफ। माइनर कैन नॉट रेटिफाई अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लेटर। तो ये देखिए यहाँ पर बात ये है कि मान लीजिए एक पर्सन है ए, इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया बी के साथ जो क्या है, माइनर है। तो अब ये पर्सन जो माइनर है, ये बड़ा होने के बाद भी जो है ठीक है चलो अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब हम जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एंटर करेंगे, या फिर ए क्लेम करने लग गया कि अब बी जो है 18 प्लस का हो गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट इस पर एनफोर्सिएबल है, नो, इस तरह की बात भी नहीं चलेगी। ये इस पर्टिकुलर केस में हुआ था। एग्जाम्पल, ए सेल्स प्रॉपर्टी टू 16 ईयर ओल्ड बी। बी की उम्र क्या है, 16 ईयर ओल्ड। ये क्या है, वाइड एब इनिशियो। सिर्फ वाइड ही नहीं बल्कि वाइड एब इनिशियो। नेक्स्ट एसेंशियल है कंसेंट। कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री कंसेंट। व्हेन पार्टीज अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब देखिए कंसेंट बोलते किसको है कि यानी कभी कभी ऐसा होता है, देखिए ए बी, ए ने जो है बी के घर में एक कार देखी मर्सिडीज, और मर्सिडीज वगैरह देखने के बाद ए को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी कार है, और बातों बातों में ए बी से पूछ लेता है कि यार तुम्हारी कार मर्सिडीज वगैरह जो है तुम अगर देना हो तो कितने में दोगे। बी फटाक से बोलता है कि मैं तो बस 20 लाख में तुमको देना चाहूंगा, या 15 लाख मान लीजिए। और ए को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, फौरन जो है वो 20 लाख वगैरह जो है इसको दे देता है। और बाद में फिर कार पता चलता है कि मर्सिडीज वगैरह नहीं, बल्कि वो कोई और कार वगैरह लाया है, मान लीजिए एक्सयूवी वगैरह वो लाया है। और ए बोलता है कि यार मैं तो तुम्हारे घर में जो मर्सिडीज वगैरह थी उसकी बात कर रहा था। बी बोलता है कि नहीं, वो मेरी मर्सिडीज नहीं थी, वो मेरे पड़ोसी की मर्सिडीज थी, उसने मेरे घर पर कुछ देर के लिए रखी थी। यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, देखिए ए जो है किसी और कार के बारे में सोच रहा था, और बी जो है किसी और कार के बारे में सोच रहा था। सो दिस इज नॉट अ वैलिड कंसेंट। यानी कंसेंट जो है सिर्फ फोर्सफुली वहाँ उसी से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि जैसा यहाँ पर सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी दोनों एक ही चीज के बारे में और सेम सेंस वगैरह के रिलेटेड अगर सोच रहे हैं तब उसको बोला जाएगा कंसेंट। आई होप के कंसेंट का ये मीनिंग भी आपको पता चल गया होगा। तो अब देखिए फ्री कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय। अब ये 6 चीजें अगर 5 चीजें अगर होंगी तब उसको फ्री कंसेंट नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले कोर्शन, अगर गन पॉइंट पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने पर मजबूर करता है तो उसको एक फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक मान लीजिए मैनेजर, मैनेजर जो है इसको इसके एम्प्लॉय का मोबाइल बहुत पसंद आ गया, और मोबाइल वगैरह है एक्चुअली 20,000 का नया मोबाइल, और ये मैनेजर जो है उसको फोर्स करता है कि यार मुझे दे दो, बस 15,000 में दे दो, 15,000, 15,000 इज अ वेरी फेयर प्राइस वगैरह। अब ये एम्प्लॉय देखिए ये सोच रहा है कि अगर मैं इसको नहीं बेचूंगा तो फिर ये मुझ पर मतलब मेरी नौकरी को भी खतरा आ सकता है, तो मजबूरन क्या करता है, वो 20,000 का मोबाइल 15,000 में बेच देता है। तो ये क्या है, अंडू इन्फ्लुएंस इसको बोलेंगे। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी फ्री कंसेंट इसको नहीं बोलेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी अवॉइडेबल होते हैं। फ्रॉड बिल्कुल यानी कॉमन सेंस की बात है, फ्रॉड तो बहुत बार होते रहता है शॉपिंग करने में वगैरह वगैरह, तो उस तरह फ्रॉड करके अगर कोई कुछ सेल करता है तब भी वो
एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में डिफरेंस ये होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से कोई और चीज जो है दिखा देता है। यहाँ पर फ्रॉड में भी दूसरी चीज दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर इंटेंशनल हो रहा है, यहाँ पर इंटेंशन के साथ नहीं बल्कि विदाउट इंटेंशन होता है। मिस्टेक मतलब मैंने अभी जो कार मर्सिडीज वाला एग्जाम्पल वगैरह जो दिया, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टेक। तो ये 5 चीजें वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 चीजें नहीं होंगी तब उसको एक फ्री कंसेंट बोला जाएगा। इफ कंसेंट नॉट फ्री, अगर कंसेंट फ्री नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट अग्रीव्ड पार्टीज ऑप्शन। तो अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकती है या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकती है। इसी को बोलते हैं वाइडेबल, मैंने जैसा आपको समझाया। अब इसके रिगार्डिंग 2 केस लॉज हम देखते हैं। चिकम अम्मी राजू वर्सेस चिकम सेशम्मा। कोर्सन वाया थ्रीट ऑफ सुसाइड, यानी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सुसाइड की धमकी दी गई थी, विच इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट केस डेरी वर्सेस पीक, फॉरेन केस लॉ है ये। फ्रॉड रिक्वायर्स इंटेंट टू डिसीव। अब देखिए, अगर हम कहीं पर क्लेम कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने फ्रॉड किया है, तो वहां पर डिसीव का, धोखा देने का इंटेंशन अगर हो तभी उसको फ्रॉड बोला जाएगा। अगर किसी चीज से ये साबित हो जाए कि यहाँ पर इंटेंशन नहीं था धोखा देने का, तो उसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट केस रंगम नायकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी। कंसेंट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी इस तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस का मैनेजर और एम्प्लॉय वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, उस तरह का अगर कंसेंट होता है तब उसको वाइडेबल बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ए फोर्सेस बी टू साइन एट गन पॉइंट। गन पॉइंट ये कोर्सन का एग्जांपल है, ये क्या होगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर कंसेंट वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। उसके बाद अगला एसेंशियल हम देखते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं वो और कंसिडरेशन दोनों भी क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। दे बिकम अनलॉफुल इफ दे, अगर लॉफुल यानी लॉफुल कब बनेंगे वो, आर फॉरबिडन बाय लॉ। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। डिफीट प्रोविजंस ऑफ लॉ, अगर कोई पर्टिकुलर लॉ है उसके अगेंस्ट जा रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, तब भी उसको अनलॉफुल बोलेंगे। आर फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉड वगैरह जैसी कोई बात है, तब तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि वो तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इन्वॉल्व इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी ए क्या बोलता है बी को कि मैं तुमको 5 लाख रुपीज वगैरह दूंगा, तुमको ये काम करना है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को मारना है। ये क्या है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इंजरी वगैरह जैसी कोई बात नहीं होना चाहिए। आर इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाने वाली कोई बात भी नहीं होना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई एक बात भी आ गई तो ये एक अनलॉफुल होगा और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट टू स्मगल गुड्स और ब्राइब ऑफिशियल्स, यानी गुड्स वगैरह स्मगल करने, स्मगलिंग करने या फिर ब्राइब करने के रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, वो क्या है, बिल्कुल वॉइड एंड अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी इलीगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए या कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लॉफुल होना चाहिए। सेवेंथ एसेंशियल वगैरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइडेड। देखिए, लॉ के अंडर कुछ ऐसे टाइप के एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं जिनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया गया होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, यानी इन चीज़ों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो तो लॉ, जिन्हें लॉ ने जिसको वॉइड डिक्लेयर किया वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो वो तो कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होगा, इनवैलिड होगा, वैलिड नहीं होगा। इवन इफ ऑल एसेंशियल्स एग्जिस्ट, अगर सभी एसेंशियल हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स आर इनवैलिड इफ डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द एक्ट। तो अगर वो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली इनवैलिड होगा। अब कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसे एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया गया है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला,
विदाउट कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन अगर नहीं है, हमने ऊपर भी देखा है, विदाउट कंसिडरेशन वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट केस इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी मान लीजिए ए जो है बी को ये बोलता है कि तुम मुझे लिख कर दो, तुम मुझे एफिडेविट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ कि तुम जो है मैरिज यानी शादी नहीं करोगे, और मैं तुमको जो है इसके बदले 5 लाख रुपीज़ वगैरह दूंगा, तुम जिंदगी भर या फिर 5 ईयर्स के लिए वगैरह शादी नहीं करोगे, मैं तुम्हें नॉट ओनली 5 ईयर्स वट एवर मे बी रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो वॉइड होगा। उसी तरह इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर मान लीजिए एक पर्सन ए, इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और बी को जो है इससे प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका बिजनेस डाउन हो रहा है। यहाँ पर जो है बी ए को बोलता है कि देखिए मैं तुमको जो है 10 लाख रुपीज़ वगैरह देता हूँ, तुम क्या करो, तुम अपना बिजनेस वगैरह जो है बंद कर दो। तो बिजनेस वगैरह बंद करने इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिल्कुल वॉइड है। ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई बनाए भी तब भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी देखिए लीगल प्रोसीडिंग्स के ए यहाँ पर बी को ये बोल रहा है कि मैं तुमको जो है सो एंड सो 10 लाख रुपीज़ या 5 लाख रुपीज़ वगैरह दूंगा, तुम क्या करोगे, कोर्ट में नहीं जाओगे, मुझे लिख कर दोगे, तुम जो है कोर्ट में नहीं जाओगे। तो लीगली यानी देखिए क्रिमिनल केसेस में, यानी कभी कभी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ये एक वैलिड है, लेकिन मैं बोल ये रहा हूँ कि मान लीजिए कोई क्राइम वगैरह हो गया, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मर्डर वगैरह हो गया, और मर्डर के रिगार्डिंग ये जो मर्डरर है, ये मान लीजिए ए मर्डरर है, ये बोल रहा है कि मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, तुम मुझे ये लिख कर दो कि तुम जो है मेरे इस क्राइम के अगेंस्ट जो है कोर्ट में नहीं जाओगे। सो नो, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स गोइंग टू बी अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स गोइंग टू बी अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, अनसर्टेन इन जो भी उसके टर्म्स वगैरह हैं वो बिल्कुल वेग हैं, सर्टेन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में, जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल तो बहुत नीचे है, खैर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि ए जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सो एंड सो गुड्स, यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन नहीं है, फॉर सो एंड सो प्राइस, यहाँ पर प्राइस भी मेंशन नहीं है, या फिर ये बोला है कि रीजनेबल प्राइस पर मैं ये गुड्स वगैरह आपको दूंगा, नहीं चलेगा। कितने गुड्स, उसकी क्वांटिटी क्या है, कौन सा प्राइस, ये सब डिटेल में मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। वेजरिंग एग्रीमेंट्स वगैरह भी वॉइड होते हैं, हम वेजरिंग एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दूं, वेजरिंग एग्रीमेंट्स बोलते किसको है, जैसा शर्त लगाना जिसको बोलते हैं, जैसा कि ये एग्जाम्पल उसी का है। एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू पे बी 10,000 रुपीज इफ इंडिया विंस, अगर इंडिया जीतेगी तो मैं तुमको 10,000 रुपीज दूंगा, ये इस तरह की शर्त लगाना ये सट्टा है, इलीगल है। इस तरह के वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, तो वही बात एक अलग से एसेंशियल के तौर पर इसको लाया गया है यहाँ पर। जो भी टर्म्स वगैरह होते हैं वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। टर्म्स मस्ट बी क्लियर, डेफिनाइट एंड केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। तो केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड यानी समझ में आने जैसे टर्म्स वगैरह होने चाहिए। एग्रीमेंट्स विथ वेग और एम्बिगुअस मीनिंग आर वॉइड, यानी बिल्कुल कंफ्यूजिंग और एम्बिगुअस, जिसका क्लियरली मीनिंग वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वाइड होते हैं। एग्जाम्पल, ए विल सेल गुड्स टू बी, यानी वही बात जो गुड्स वगैरह का एग्जाम्पल मैं आपको अभी अभी मैंने दिया, यहाँ पर ना ही उसने कितनी क्वांटिटी है वो लिखा है, और ना ही यहाँ पर ये लिखा है कि कितने प्राइस के लिए वो यहाँ पर सेल करेगा। ये क्या है, अनसर्टेन एग्रीमेंट है, इसलिए इसको वॉइड डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट, ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स है, बस आखिर के कुछ पॉइंट्स वगैरह ही रिमेनिंग है, उसके बाद हम आज का सेशन ये कंप्लीट करते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी देखिए पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पर ए जो है ये नहीं बोल सकता बी को कि तुम जो है चांद तोड़ कर लाओ, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, नो। यानी इम्पॉसिबल चीज वगैरह के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, तो देखिए ये वॉइड नहीं बल्कि वॉइड एब इनिशियो है, इम्पॉसिबल एक्ट्स। इफ परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल लेटर ड्यू टू सुपरवेनिंग इवेंट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जैसा मैंने अल्कोहल का एग्जांपल आपको दिया था।
अगर बाद में लेटर इम्पॉसिबल वगैरह होता है, सुपर वेनिंग इवेंट्स वगैरह उसका मीनिंग वगैरह थोड़ा अलग होता है, बट स्टिल वही वाला एग्जांपल अगर आप कंसीडर करके चलेंगे तो भी इसका मीनिंग वही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी यानी अगर गवर्नमेंट ने बैन वगैरह करने जैसा मामला हुआ है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, यानी पॉसिबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना। केस लॉ नेक्स्ट, सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनी राम बांगुर। ये इस केस में क्या बात हुई थी, वही बात हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है परफॉर्म करने के लिए पॉसिबल होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, अ ए प्रोमिसेस टू ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ। ये क्या बोल रहा है कि जो डेड पर्सन है मैं उसको जिंदा कर दूंगा, इम्पॉसिबल बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। अब उसके बाद लास्ट एसेंशियल है लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब यहाँ पर यह है, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट फॉलो लीगल फॉर्मेलिटीज सच एज। लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह होना चाहिए। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसा होता है, देखिए रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, या फिर रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। जैसा कि सेल डीड जो होता है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं ये भी एसेंशियल्स होते हैं। फेलियर टू कंप्लाई, अगर ये लीगल फॉर्मेलिटीज जहां पर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जरूरी है, तो ये फॉर्मेलिटीज वगैरह अगर कंप्लाई नहीं होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सिएबल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सिएबल। इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी एंड एविडेंशियरी वैल्यू इन लॉ, तो ये ऑथेंटिक है या नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कोर्ट में उसकी वैल्यू है या नहीं, ये इससे इंश्योर होती है। तो यहाँ तक ये सभी एसेंशियल्स वगैरह खत्म होते हैं। इसके बाद ये एग्जाम्पल्स और मॉडर्न लीगल नोट वगैरह ये पढ़कर हम आज का ये टॉपिक खत्म करते हैं। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते किसको हैं, इसका एग्जाम्पल, ए सेल्स बाइक टू बी फॉर 40,000। ए ने क्या किया, बाइक अपनी बी को बेची 40,000, सेटिस्फाइज ऑल एसेंशियल्स, और सभी एसेंशियल्स वगैरह वो सेटिस्फाई करता है, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसेंट वगैरह, तो ये क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल, ए एग्रीज टू किल सी फॉर 5,000, 5,000 के लिए वो किल करने के लिए एग्री होता है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की वजह से, ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब लास्ट में हम रिगार्डिंग मॉडर्न लीगल नोट कुछ पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर देखते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन वगैरह को ये पर्टिकुलर का जो एक्ट है ये गवर्न करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग इनलीगल एक्ट्स आर वॉइड, जो इनलीगल एक्ट्स वगैरह इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हैं। रिलेटेड ऑफेंसेस आर नाउ पनिशेबल अंडर BNS 2023। तो ये अभी जो क्रिमिनल लॉ है, आई होप अच्छी तरह आप इसको जानते होंगे इसके बारे में। तो अंडर BNS 2023 ये जितने भी ऑफेंसेस वगैरह रिलेटेड जैसा इलीगल एक्ट्स वगैरह हो गए, उसको पनिश किया जा सकता है इसके लिए। एग्जाम्पल, एग्रीमेंट टू कमिट थेफ्ट इज वॉइड, अगर कोई चोरी करने के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट बनाता है, ये क्या है, वॉइड है। और जो थेफ्ट है ये पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 303 ऑफ BNS। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं, एक तो ये एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, और इसके लिए पनिश भी उनको किया जा सकता है। सो विद दीज थिंग्स आई वुड लाइक टू एंड टुडेज टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक